हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज तारीख 2 अप्रैल 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का मेंस का पेपर हुआ है। ठीक है, तो जो लोग क्वालिफाई हुए थे उन्होंने आज जो है मेंस दिया है, तो उसका जीएस का आंसर की क्या है वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, और इसके साथ ही और भी जो रिमेनिंग है उनका भी अपडेट मैं लेके आऊँगा। तो आइए पहले जीएस के क्वेश्चन कैसे आए हो देख लेते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्र में अनेकता में एकता का समारोहोत्सव मनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। पहला है अंत्योदय योजना, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत प्रथम भारत, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, ग्रामीण और पंचायत स्तर पर मूलभूत खेल अवसंरचना सृजित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी योजना कार्यान्वित की गई है। पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान, प्रखंड अथवा पंचायत युवा क्रीड़ा अभियान, पंचायत खेल अभियान, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो जनसंख्या घनत्व के स्तर पर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल का जो है प्रथम स्थान आता है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप ज़्यादातर जरूर जानते ही होंगे कि माथेरान जो है भारत का वो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र माना जाता है विश्व स्तर पर। बहुप्रचलित नृत्य कथकली में से निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो कथकली नृत्य आप जानते होंगे कहाँ से है, केरल राज्य से है। ठीक है, अब आइए देखते हैं 6 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से तृतीयक क्षेत्र के कार्यकलापों की पहचान कीजिए। यानी कि जो अर्थव्यवस्था वाला चैप्टर है आपका इकोनॉमिक्स है, उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर जो होते हैं उसमें तीसरे सेक्टर में ये कौन कौन से शामिल होते हैं। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि टर्सरी सेक्टर में सेवा क्षेत्र आता है, यानी कि सेवा के क्षेत्र में जो काम आते हैं उनको टर्सरी सेक्टर में गिना जाता है। जैसे कॉल सेंटर कर्मचारी हो गया, ठीक है, वकील हो गया, यानी कि ये क्या करते हैं, सेवा देते हैं। साहूकार हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, ऑप्शन बी है या सेकंड नंबर है। मेमोरी की निम्नलिखित इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये तो आप दैनिक इस्तेमाल में भी चीज़ों को देखते हैं कि सबसे छोटा कौन सा होता है, किलोबाइट, केबी जिसको बोलते हैं, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, यानी कि CAB। तो CAB के स्तर से देखा जाए तो इसका आंसर कौन सा होगा, पहला आंसर होगा। ठीक है, प्रथम नंबर सही है इसका। फिर है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये एक सीरीज़ दी गई है, यहाँ पे आप देख लीजिए, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। 2, 5, 11, 32 और 47। तो 2 से 5 बना, कितना हुआ, 3 का अंतर हुआ। फिर यहाँ पर 6 का अंतर हुआ, फिर 9 का अंतर, फिर 15 का अंतर। इस तरह से जो है ये सीरीज़ चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर कितना होगा, ये 20 होगा। 11, 9 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, भारत में अब 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तो पूछा जा रहा है किस क्षेत्र में, राज्य विधानसभाओं में, मंत्रिमंडलों में, पंचायती राज संस्थाओं में, लोकसभा में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पंचायती राज संस्थाएं जो हैं वहाँ पर महिलाओं को 1/3 का जो है रिजर्वेशन दिया गया है, सीटें आरक्षित की गई हैं। निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आता है अथवा आते हैं। जैसे पादप की वृद्धि है, लोहे में जंग लगना है, और लोहे चूर्ण और बालू का मिश्रण है, जल हिमांकन है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए पादप की वृद्धि जो है रासायनिक क्रिया में नहीं आता है। लोहे का जंग लगना जो है ये कैसा है, एक केमिकल रिएक्शन है। निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सड़क सुरक्षा संकेत से आगे विद्यालय का है निरूपण होता है। यानी कि आगे साइड क्या है, विद्यालय है, तो उसका साइन में से कौन सा है। तो ये तो आसान प्रश्न है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर जो होगा क्या होगा, 4 होगा। फिर आते हैं, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन आयोजित किए जाने से सबसे उचित कारण की पहचान कीजिए। एशियाई देशों को आर्थिक पुनरुत्थान में सहायता, औद्योगिक जगत में आर्थिक स्थायित्व और पूर्ण नियोजन का परीक्षण करना, परिवर्तनशील विनिमय दरों को स्थापित करना, संयुक्त राज्य अमेरिका को महाशक्ति के रूप में मान्यता देना। तो इसका सही आंसर क्या है, औद्योगिक जगत में आर्थिक स्थायित्व और पूर्ण नियोजन का परीक्षण करना। यानी कि ब्रेटन वुड्स जो है WTO से संबंधित है। WTO की स्थापना 1995 में की गई थी, तो उसी से संबंधित जो है आपका ये कॉन्सेप्ट दिया गया है, किस लिए इसको लाया गया था। तो इसका सही आंसर जो है वो सेकंड नंबर है, टू प्रिजर्व इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे।
निम्नलिखित में से बेमेल शब्द चुनिए। मक्का, नारियल, चावल और गेहूँ। तो इनमें जो बेमेल शब्द है वो कौन सा है आपका? नारियल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 14, निम्नलिखित घटनाक्रम को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। गांधी जी ने दांडी में नमक कानून तोड़कर सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का आरंभ, जलियांवाला बाग नरसंहार, चौरा चौरी घटना और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि जलियांवाला बाग नरसंहार जो है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है। तो सबसे पहला जो है इसमें सी नंबर से ही इसकी स्टार्टिंग होगी और सी में आप देख पा रहे होंगे चौरा चौरी घटना जो है 1922 की है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 1931 का है। तो ये क्या है और बाद की चीज़ें हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट देखें यदि तो हम क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। तो सी बी डी ए यही इसका जो है सही आंसर होगा। ठीक है। यानी कि कौन सा? फर्स्ट नंबर सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से किस विषय को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है? यानी कि इनमें से कौन सा विषय जो है सम्मिलित सूची में आता है, समवर्ती सूची में आता है, सॉरी। तो देखिए कृषि की बात करें तो कृषि कहाँ पर आता है? स्टेट में आता है। ठीक है। रक्षा डिफेंस की बात करें तो डिफेंस जो है आपका केंद्रीय सूची का विषय है। और वन की बात करें तो वन किसका है? ये आपका आता है समवर्ती सूची में। ठीक है। तो यही इसका सही आंसर है जो पूछा गया है कि समवर्ती सूची में कौन है। तो वन या फॉरेस्ट जो है एक ऐसा विषय है जो दोनों में आता है, यानी कि उस पर केंद्र भी कानून लेके आ सकता है और स्टेट भी कानून लेके आ सकता है। ठीक है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो ये एक आसान सा प्रश्न है, जनरल ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तक कह सकते हैं आप। इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। भाई का पुत्र, भतीजा, भाई की पत्नी, सिस्टर इन लॉ, भाई की पुत्री, भतीजी, भाई के पिता, तो पिता यहाँ पर, यानी कि ए का जो है थर्ड, बी का फोर्थ, यानी इसका चौथा आंसर जो है ये सही होगा। सबसे उचित विकल्प चुनिए। विभिन्न देशों के मध्य अंतः सशक्तता में वृद्धि कर वैश्वीकरण की प्रक्रिया अंगीकार करने के फलस्वरूप। अब थोड़ा सा हिंदी में आपको प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इस चीज़ को इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप प्रॉपर समझ पाएंगे इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। ग्लोबलाइजेशन बाय इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस अमंग द वेरियस कंट्रीज हैज़ रिजल्टेड, यानी कि देशों के आपस में जुड़ने से किस चीज़ में परिवर्तन हुआ है या किस चीज़ में बदलाव आया है। तो देख सकते हैं आप, उत्पादकों की मध्य प्रतिस्पर्धा कम हो गई है, उत्पादकों की मध्य प्रतिस्पर्धा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, उत्पादकों की मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। तो आप जानते होंगे कि जैसे जैसे देश कनेक्ट हो रहे हैं तो उससे क्या हो रही है कि प्रतिस्पर्धा आपस में उनमें बढ़ रही है, ना कि कम हो रही है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? खड़ी ढलान पर मृदा अपरदन रोकने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? पहला है माल्चिंग, घास पतवार से ढकना, दूसरा है सीढ़ीदार कृषि, तीसरा है स्थानांतरित कृषि और चौथा है आश्रय पट्टी या शेल्टर बिल्ड। तो देखिए आप जानते हैं कि जो ये क्या बोलते हैं स्थानांतरित कृषि होती है, झूम कृषि होती है, तो ये तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन तो ट्राइब्स वाला आपने अगर पढ़ रखा होगा तो ट्राइब्स के बारे में जानकारी होगी कि वो इस कल्टीवेशन को जो है फेवर करते थे। लेकिन जो सीढ़ीदार कृषि है ये पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, जैसे चाय के बागान वाले क्षेत्र जो होते हैं जहाँ पर पहाड़ी इलाका होता है वहाँ पर जो है सीढ़ीदार खेती की जाती है। और सीढ़ीदार खेती करने का मुख्य पर्पज यही होता है कि मिट्टी कटाव को ज़्यादा से ज़्यादा रोका जा सके। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? सीढ़ीदार कृषि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है? 19वीं सदी में भारत में करारबद्ध श्रमिकों के प्रवास के लिए उत्तरदायी सर्वाधिक उपयुक्त कारण की पहचान कीजिए। यानी कि 19 क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि भारत से अगर किसी देश ने कॉन्टैक्ट कर रखा है, ठीक है, तो जो माइग्रेशन हो रहा है यानी कि भारत से लोग जो बाहर जा रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि भारत के लोग बाहर, जो श्रमिक लोग हैं काम करने के लिए बाहर जा रहे हैं, उसके लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है? तो उसके कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, पहले वो देख लीजिए। नए क्षेत्रों में आरामदेह जीवन निर्वाह करने की उत्कंठा। सेकेंड ऑप्शन है उन्हें अपेक्षाकृत अधिक मजदूरी का आश्वासन दिया जाना, उन्हें अपने गृह देश से बाहर निकाला जा रहा था, निर्धनता और ग्रामीण ऋणग्रस्तता। तो जैसा कि इसमें सबसे प्रबल जो आंसर है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ये देखा जाए तो कौन सा होगा? आंसर नंबर कौन सा होगा? 4 होगा। यानी कि निर्धनता और ग्रामीण ऋणग्रस्तता के कारण लोग क्या है, माइग्रेट करके किसी अदर कंट्री में जाते हैं और वहाँ पर काम करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है वर्ष 1789
में पूर्व फ्रांस में किस प्रकार का राजनीतिक तंत्र था। यानी कि 1789 जब फ्रांस की क्रांति हुई है तो फ्रांस की क्रांति के पहले वहाँ पर कैसा सिस्टम काम करता था उस बारे में प्रश्न पूछा गया है। लोकतंत्र था, संवैधानिक राजतंत्र था, निरंकुश शासनतंत्र था, ये पूर्ण राजतंत्र था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहले वहाँ पर 1789 से पहले क्या थी, मोनार्की थी, राजशाही तंत्र था। तो ये निरंकुश शासनतंत्र जो है आप इसका आंसर लगाएंगे, थर्ड आंसर जो है इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, सही कूट का मिलान करना है इसमें। तो सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य साझा की गई शक्ति, विभिन्न स्तरों पर सरकार की मध्य साझा की गई शक्ति, विभिन्न सामाजिक समूहों द्वारा साझा की गई शक्ति, 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा साझा की गई शक्ति। यानी कि 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल साझा करते हैं तो क्या बोलते हैं, उसको गठबंधन की सरकार बोलते हैं। ठीक है, तो डी का जैसे थर्ड हो गया तो डी के थर्ड में अब ये फर्स्ट और थर्ड थर्ड कैंसिल हो गया, बचा फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। तो और इसमें देख लेते हैं, विभिन्न सामाजिक समूहों द्वारा साझा की गई शक्ति। तो समाज में जो सामूहिक शक्ति है उसको क्या बोलते हैं, बहुलवाद बोलते हैं। तो सी का कह सकते हैं आपकी एक होगा, फर्स्ट होगा। तो सी का एक किस में दिया गया, सेकंड में दिया गया। तो सेकंड इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम साध्य क्षेत्र है। यानी कि कृषि के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोग किस फील्ड में लगे हुए हैं। भारत में कंटेक्स्ट में देखा जाए तो भारत जो है कृषि प्रधान देश है। ठीक है, और यहाँ की लगभग 65% आबादी जो है वो कृषि पर क्या है, डिपेंडेंट है। तो इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक श्रम साध्य क्षेत्र, जहाँ पर सबसे ज़्यादा श्रम लगते हैं, श्रमिक लगते हैं, काम करते हैं, वो क्षेत्र कौन सा होगा, कृषि क्षेत्र होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस समूह अथवा किन समूहों में खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। अब ये क्वेश्चन आपका इकोलॉजी से संबंधित है। इकोलॉजी में जो फूड चेन वाला चैप्टर है उस चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है और इसमें पूछा गया है कि कौन सा जो है खाद्य श्रृंखला को सही दर्शाता है। तो देखिए, घास गाय खाती है और गाय को क्या हाथी खाता है, ऐसा नहीं है। तो ये क्वेश्चन क्या है, गलत है। ठीक है, घास हिरण और शेर, घास टिड्डा मेढक और सर्प। तो देखिए, घास को कौन खाता है, हिरण, और हिरण कौन खाता है, शेर। ये तो क्या है, सही है। घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेढक खाता है और मेढक को सर्प खाता है। इसी तरह घास बकरी खाता है और बकरी को मानव खाता है। तो ये जो आंसर इसका सेकंड नंबर है, बी नंबर, ये क्या हो जाएगा आपका, सही होगा। यानी कि ये फूड चेन क्रिएट करते हैं या फूड वेब क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा भंडारण उपकरण स्टोरेज डिवाइस नहीं है। हार्ड ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क, जॉयस्टिक, प्लॉटर, मेमोरी स्टिक। तो हार्ड ड्राइव जानते होंगे, इसमें स्टोर कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क क्या है, इसमें भी जैसे सीडी जो आती है, जो आप डीवीडी सीडी आपने देखी रखी होगी, तो जो सीडी आती है उसी कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं और इसी में डेटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जॉयस्टिक की बात करें तो जॉयस्टिक क्या होती है, एक गेम खेलने के लिए एक तरीके की कह सकते हैं आप डिवाइस होती है। तो जॉयस्टिक क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है कह सकते हैं। और इसी तरीके से जो आपका प्लॉटर है, प्लॉटर क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होती है कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है भंडारण के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट होगा, सी और डी। आँख का क्वेश्चन नंबर 25, आँख का कौन सा भाग मानव नेत्र में प्रविष्ट होने वाले प्रकाश की मात्रा का विनियमन और नियंत्रण करता है। ठीक है, यानी कि which part of the eye regulate and control the amount of light entering the human eye। यानी कि मानव आँख में प्रवेश करने वाली लाइट्स का कौन सा भाग जो है उस चीज़ को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। तो इसमें जो आंसर इसका क्या है, आइरिस है, यानी कि जो परितारका ही बोलते हैं। और यही क्या करती है कि जो ह्यूमन आई है उसको में आने वाले लाइट को कंट्रोल करती है। तो ये केवल अभी हमने जीएस का जो है आंसर की प्रोवाइड कराई है। अगर इसमें आपको कोई क्वेरी है या कोई डाउट लग रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि ये भी क्वेश्चन यहाँ पर ये गलत है। ठीक है, और अगर सही लग रही है, आपको ज़रा भी मदद मिल रही है इस चीज़ में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हेल्प करें। और आगे की जो रिमेनिंग पोर्सन है वो मैं आगे लेकर के आऊँगा। थैंक यू।